पहली जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो है कि हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। एंड्रॉयड स्टूडियो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग प्लीज़ उसको इंस्टॉल कर लीजिए। स्टेप्स सारे आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक पे से आप देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई इशू आपको इंस्टॉलेशन से रिलेटेड आता है तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उसमें हेल्प कर दूंगा आपको इंस्टॉल करने में। सो एंड्रॉयड स्टूडियो में स्टार्ट करता हूँ। Okay, this is the latest platform of Android Studio, and this version is something like 4.1.2 version. Okay, so मैंने Android Studio ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इसके अंदर Flutter का एक प्लगइन होता है, वो ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। और फ्लटर के साथ में डार्ट का मैंने SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो है मैंने इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। ये सब आपको जब आपका एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद में करना है। तो बेसिकली आपको जब जब एंड्रॉयड स्टूडियो हमारे पास इंस्टॉल हो जाता है तो हमारे पास इस तरीके की एक स्क्रीन हमारे पास आती है, जो इसे हम मतलब वेलकम स्क्रीन बोलते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, इसके अंदर देखिए जब हम फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास प्रोजेक्ट के रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे ना तीन मतलब टोटल चार चीजें आती हैं, जिसमें एक होता है मॉड्यूल, एक होता है पैकेज, एक होता है प्लगइन और एक होता है एप्लीकेशन। ठीक है, इन सबके डिस्क्रिप्शन आपको नीचे इन्होंने लाइंस में लिख के दिए हुए हैं। सेलेक्ट एन एप्लीकेशन व्हेन बिल्डिंग फॉर एंड यूजर्स, प्लगइन व्हेन एक्सपोजिंग एंड्रॉयड और iOS APIs फॉर डेवलपर, पैकेज व्हेन क्रिएटिंग अ प्योर डार्ट कंपोनेंट लाइक अ न्यू विजेट, and module is when creating a component to add an Android and iOS app। ओके तो हम लोग फ्लटर एप्लीकेशन से शुरू करेंगे। फ्लटर प्लगइन, पैकेज और मॉड्यूल तक जाने में हमें बहुत टाइम लगेगा, बट लेकिन हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं फ्लटर एप्लीकेशन से। हमारा टारगेट अभी फ्लटर एप्लीकेशन बनाने का है। तो हम लोग फ्लटर एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा आपसे। प्रोजेक्ट का नाम आपको बहुत केयरफुली रखना है कि एक बार जो आप प्रोजेक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे वो प्रोजेक्ट का नाम हमेशा आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम गूगल के साथ में इसका एसोसिएशन करेंगे तो वहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम यूज होगा। और इसके साथ में गूगल की सर्विसेज हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, जब फायरबेस वगैरह जब हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ जो है यही प्रोजेक्ट का नाम यूज होगा। तो प्रोजेक्ट का नाम सपोज आई यूज IBS। ओके, इसको हम कैपिटल में नहीं दे सकते, इसका फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो हमें स्मॉल में रखना होता है। अगर कैपिटल में देते हैं तो ये एरर दिखाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे IBS हमने रख दिया है। ये SDK पाथ है। जब आप लोग SDK इंस्टॉल करेंगे तो ये आपसे पूछेगा फ्लटर का SDK पाथ, तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज इंस्टॉल SDK पे क्लिक करेंगे। ये फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो हमने इंस्टॉल किया उसके बाद इंस्टॉल SDK पे क्लिक करके हम SDK इंस्टॉल कर सकते हैं और उसकी लोकेशन का पाथ यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। देन प्रोजेक्ट लोकेशन, ये आपका प्रोजेक्ट लोकेशन है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट पूरा का पूरा डेटा जो है वो हमारा सेफ रहेगा, इट विल बी कैप्ट। ओके, सो डिस्क्रिप्शन, हम लोग अपने प्रोजेक्ट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, लाइक IBS इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर एप्लीकेशन। ओके, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर एप्लीकेशन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे इंटर्नशिप में बना सकें। ठीक है, साथ में आप लोगों को एक और बताऊंगा, हमारे पास पाइपलाइन में एक प्रोजेक्ट आया है जो हाई प्रायोरिटी पे है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद हो सकता है कि हमें वो प्रोजेक्ट भी इसके साथ साथ ही बनाना पड़े साथ में ही। ठीक है, तो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ओके, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन डल गया, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन ये पैकेज नेम पूछेगा। देखिए ये पैकेज नेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। com.npr.ips जो आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट आपने पैकेज का नाम रखा होगा वो यहाँ पे अपने आप लगा हुआ आता है। ये com.npr.ibs जो है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको यूज़ होगा। इसके अंदर आप कॉटलिन की सपोर्ट इंक्लूड कर सकते हैं, स्विफ्ट की सपोर्ट iOS के लिए इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आप क्रॉस प्लेटफॉर्म जो आपके वो है प्रोग्राम्स हैं, जो क्रॉस प्लेटफॉर्म जो आपका कोड है वो बन सके। इसके लिए हम यहाँ पे दोनों सपोर्ट्स चेक करके एंड देन वी विल क्लिक ऑन फिनिश। नाउ दिस विल क्रिएट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट के अंदर ये सैंपल में एक हमारे पास एप्लीकेशन बना करके, सैंपल ऑफ एप्लीकेशन बना करके देगा। उस सैंपल ऑफ एप्लीकेशन को हम रन करके देखेंगे किस तरीके से हमारा सिस्टम चलता है। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगी उसमें आपको iOS का ना जो IDE है, जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि बेसिकली ये IDE स्क्रीन करती क्या है। सो
देखिए जैसे वेब में हम लोग जब एप्लीकेशन या कोई भी वेबसाइट या कुछ भी बनाते हैं, तो वेब में हमारा फर्स्ट पेज जो होता है ना, जो एग्जीक्यूट होता है, वो होता है इंडेक्स डॉट, होता है ना गाइज? इसमें किसी को डाउट है कि हमारा इंडेक्स हमारा फर्स्ट पेज होता है? जैसे हम होम पेज रन करते हैं या कोई यूआरएल डालते हैं, तो जो पेज हमारे सामने आता है वो इंडेक्स पेज होता है, मतलब पूरी एप्लीकेशन का सबसे पहला पेज इंडेक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है मेन डॉट डार्ट। ओके, सो दिस इज आवर मेन पेज, मतलब कि ये हमारा एप्लीकेशन का वो हिस्सा है जो सबसे पहले स्ट्राइक होगा, सबसे पहले रन होगा। ओके, सो अब देखिए मैं इसको अभी बंद करता हूँ और हम लोग इस विंडो को देखते हैं, जो हमारे सामने ये विंडो ओपन है, इस विंडो को देखते हैं। ठीक है, ये ऊपर मेन्यू बार है, नीचे उसके बाद में टूल बार है जिसमें अलग अलग छोटे शॉर्टकट्स हैं, टूल्स दिए हुए हैं। देन यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट विंडो है जो हमारे पास हमारा पूरा का पूरा डेटा, हमारे सारा कोड जो है ना, प्रोग्राम पूरे के पूरे शो करेगा। इस प्रोजेक्ट विंडो के अंदर हम लाइब्रेरी में जाएंगे। लाइब्रेरी के अंदर हमारा मेन डॉट डार्ट, यहाँ पे हमारा लाइब्रेरी वाले प्रोजेक्ट के अंदर हमारा सारा का सारा कोड हमें प्लेस करना है। तो जितनी भी फाइल्स बनेंगी, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे कोड के, वो सारे मेन डॉट डार्ट के साथ साथ ही हम लोग डायरेक्टरी बनाते जाएंगे और उसके अंदर प्लेस करते जाएंगे। ओके, नीचे चलेंगे तो देखिए यहाँ पे पैकेजेस के नाम से एक फाइल बनी हुई है, इसमें क्लिक करेंगे तो पैकेजेस आ जाएंगे। ये इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास मेन आएगा पबस्पेक। ओके, ये पबस्पेक है, ये हमारे ना हमारी एप्लीकेशन जो है उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे सेटअप करते हैं pubspec.yml में। ओके, देखो जैसे नेम हमने IBS रखा हुआ था, तो यहाँ से हम चाहें तो नेम चेंज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो हमने वहाँ दिया था वो यहाँ पे आ गया है डिस्क्रिप्शन। देन इसके बाद में ये वर्जन, जो वर्जन हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं अपनी ऐप का, मतलब हमने वर्जन 1.0 रखा, फिर वर्जन 2.0 निकालेंगे, जो भी अपडेट्स आएंगी तो उसमें वर्जन आते जाएंगे। SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का एनवायरनमेंट हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। डिपेंडेंसीज हम लोग यहाँ पे डालेंगे, डिपेंडेंसी हम लोग जब यूज़ करेंगे तब आप लोगों को पता लगेगा। डेवलपर डेव डिपेंडेंसीज हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद में कौन सा डिज़ाइन हम लोग चूज़ करने वाले हैं, मटेरियल होगा या रियलिस्टिक होगा, जो भी डिज़ाइन हम लोग यहाँ पे चूज़ करेंगे वो यहाँ पे हम लोग इसके अंदर मेंशन करेंगे। देन इसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली अगर हमें यूज़ करनी है, देन आइकन्स, देन इमेजेस, देन उसके अलावा हमें जितनी भी चीज़ें अपने ऐप के अंदर यूज़ करनी होती है वो सारी की सारी चीज़ें हम pubspecs.yml के अंदर प्लेस करते हैं। ठीक है, ग्रेजुअली हम लोग जब करते जाएंगे धीरे धीरे तुम लोग इस चीज़ को समझते जाओगे और ये चीज़ तुम्हें पता लगती जाएगी कि हमने ये मतलब पैकेजेस जो है ना, जैसे ये फ्लटर लिखा हुआ है, SDK फ्लटर लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे पैकेजेस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे कुपर्टिनो आइकन्स। ये जानते हो कुपर्टिनो क्या होता है? कुपर्टिनो कोई बता सकता है? ओके, कोई आइडिया नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कुपर्टिनोज की बात करता हूँ। कुपर्टिनोज का मतलब होता है जो iOS के अंदर जो मतलब एप्पल के जो फोन्स होते हैं उनके अंदर जो UI होता है ना, वो कुपर्टिनोज होता है, कुपर्टिनोज बेस्ड होता है। ठीक है, तो उसके आइकन्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये वाली अपना पैकेज, ये जो प्लगइन है ये इंस्टॉल की हुई है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है हमारे इसमें सिस्टम में। ठीक है, तो ये पूरा हमारा ये विंडो है पूरी। और स्पेसिफिकली एंड्रॉयड से रिलेटेड अगर हमें कोई काम करना है, स्पेसिफिकली एंड्रॉयड से रिलेटेड, देखो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिकली हमें एंड्रॉयड से रिलेटेड कुछ काम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एंड्रॉयड वाले फोल्डर को, डायरेक्टरी को ओपन करेंगे और इसके अंदर एंड्रॉयड वाला पूरा सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, और iOS पे अगर हम क्लिक करेंगे तो iOS वाला पूरा सिस्टम इसके अंदर आ जाएगा। ये iOS वाला सिस्टम हमारे लाइनेक्स बेस या विंडोज बेस सिस्टम के अंदर नहीं चलेगा। ये चलाने के लिए हमें मैकिंटोश वाला पीसी, जो मतलब मैकबुक होती है, वो चाहिए होती है उसके लिए। तो उसके अंदर ये काम कर सकते हैं हम, इसमें काम नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी iOS वाला हमारा सेक्शन जो है अभी बंद रहेगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखेंगे एंड्रॉयड के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग एंड्रॉयड की सेटिंग कर सकते हैं। तो जब भी आप लोग कोई एंड्रॉयड, प्योर एंड्रॉयड प्रोजेक्ट बनाएंगे, फ्लटर से नहीं कह रहा हूँ मैं, प्योर एंड्रॉयड प्रोजेक्ट जब हम लोग बनाते हैं तो वो डिटेल जो होते हैं, जिसमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरीके का आपको मिलेगा। इसको मैं कैंसिल कर दूं, हाँ, इसी तरीके का आपको पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसकी अभी हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग फ्लटर के अंदर कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास पूरा मटेरियल है और इसके अलावा pubspecs.yml के अंदर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट चीज जो है एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, अगर हमें कोई यूज करनी है डार्ट पैकेजेस और डार्ट SDKs, तो इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास ये इन्होंने दिया हुआ है, ये भी हमें मतलब टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
रिसोर्स मैनेजर अगर हम देखें टैब के अंदर, तो रिसोर्स मैनेजर में इसमें ये पूरा पूरा बिल्ड करेगा और इसके बाद में यहाँ पे अभी दिखा देगा रिसोर्स मैनेजर बिल्ड वेरिएंट्स। तो यहाँ पे आपके वेरिएंट्स आ जाएंगे, मतलब वर्जन कंट्रोलिंग वाला सिस्टम। देन उसके बाद में स्ट्रक्चर्स है और फेवरेट्स है, ये टैब्स हैं जहाँ पे आप बार बार मूव कर रहे हो तो वो यहाँ पे ब्रेक बुक मार्क्स और ब्रेक पॉइंट्स लगा देगा। तो बेसिकली हमें प्रोजेक्ट विंडो में ही ज़्यादा हमारा काम रहेगा, इन सब में हमारा काम नहीं रहेगा। तो ये सब बंद है। नीचे देखते हैं, नीचे हमारे पास एक लॉक कैट है। देखिए लॉक कैट अभी यहाँ पे नो कनेक्टेड डिवाइस दिखा रहा है। जब यहाँ पे हम डिवाइस कनेक्ट करेंगे, मतलब अपना फिजिकल फोन कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे लॉक कैट दिखाता है। प्रोफाइलर है, इसके अंदर यहाँ पे ये एंड्रॉयड की प्रोफाइल दिखाता है आपको, ठीक है। देन जब ये रन करेंगे तब ये सारी सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। देन डेटाबेस इंस्पेक्टर है, अगर आप इसके अंदर कोई डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखाएगा। देन टू डू, इसके अंदर आपके सारे के सारे टास्क आ जाएंगे। टर्मिनल, ये वही टर्मिनल है जैसा आपका विजुअल वीएस कोड के अंदर दिखाई देता है। मतलब कि गिट अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, गेट इनिट, जो गिट की कमांड्स हैं वो सारी सारी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। गेट इनिट लिखते ही ये देखिए इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस, ठीक है। तो गिट ये आपका यहाँ पे हम जो भी कमांड हमें देनी होगी वो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। डार्ट एनालिसिस के अंदर ये डार्ट बेस्ड एनालिसिस होगा, जिसके अंदर आपके कोड को ये देख करके बताएगा इसमें कोई एरर है या नहीं है। वैसे बेसिकली हमें लॉककैट के अंदर ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये हमारे पास नीचे टूल्स है। राइट में आप चलते हैं ऊपर की तरफ, टूल बॉक्स की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नो डिवाइस, ठीक है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको दिखाता है ओपन एंड्रॉयड इम्यूलेटर। मैंने अपने इस सिस्टम के अंदर एंड्रॉयड इम्यूलेटर पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। और वो देखने के लिए कि कौन सा एंड्रॉयड इम्यूलेटर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, वो देखने के लिए मैं क्या करूंगा, एवीडी मैनेजर को ओपन करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एवीडी मैनेजर पे, और जैसे ही मैं एवीडी मैनेजर पे क्लिक करूंगा तो इमीडिएटली मेरे पास दिखाइए पिक्सल एक्सल API 29 का मैंने एक एम्यूलेटर इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि 2.7 GB का है। अब मैं इसको करता हूँ क्या, रन। तो रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, लॉन्च वाले बटन पे क्लिक करूँगा। ये मैंने किया क्लिक, तो अनेबल टू लोकेट ही दिखाएगा। अभी रन कर जाएगा। ये देखिए, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग एवीडी आ रहा है और यहाँ पे एम्यूलेटर कनेक्ट हो जाएगा अभी। ये देखिए, ये एक सैंपल फोन, एक डेमो फोन हमारे पास यहाँ पे बन जाता है। जो भी प्रोग्राम हम रन करते हैं वो फोन इसी फोन में रन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इम्यूलेटर, मतलब क्योंकि इम्यूलेटर जो है ना हमारे प्रोसेसर का जो रिसोर्सेज है वो काफी ज्यादा कंज्यूम करता है। तो अगर आप चाहते हैं तो आपके पास जो फिजिकल फोन हो, एक्चुअल जो एंड्रॉइड फोन होता है ना, उस फोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। उसके अंदर डिबगर ऑप्शन जो है, जो डेवलपर ऑप्शंस के अंदर जाकर के डिबगिंग आता है, यूएसबी डिबगिंग, तो वो ऑन करते हैं। और ऑन करने के बाद जैसे ही यूएसबी से कनेक्ट करेंगे तो इस पोजीशन पे आपकी पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर वो एक फोन और दिखाने लग जाएगा, ठीक है। उस फोन को आप सेलेक्ट करेंगे तो उस फोन के अंदर आपकी ऐप रन हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास main.dart में इन्होंने एक फ्लटर डेमो के नाम से एक ऐप बना करके दिया हुआ है, ठीक है। इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को दूंगा, अभी बताऊंगा कि कैसे क्या क्या चीजें चल रही है। बाकी हालांकि इन्होंने कमेंट्स के अंदर डिस्क्रिप्शन पूरी दी हुई है, बट मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चल रहा है पूरा काम, ठीक है। एक क्लास ये बाय डिफॉल्ट बना करके देता है माई ऐप, और स्टेटलेस विजेट बनाता है। एंड देन एक स्टेट फुल विजेट भी इसने बनाया है यहाँ पे, ये माय होम पेज स्टेट। तो मैं पहले अपने एमुलेटर को ना ऑन कर लेता हूं। देखो जैसे हम लोग एक्चुअल फोन स्विच ऑन करते हैं वैसे ही हम लोग यहां से पावर बटन दबा के और एक्चुअल फोन को स्विच ऑन करेंगे, और देन उसके बाद में देखेंगे तो हमारा फोन ये बिल्कुल एकदम एक्चुअल फोन के जैसे होता है। इनफैक्ट इसके अंदर आप चाहो तो इसके अंदर कॉलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अगर फोन वाला ऑप्शन इसके अंदर दिखाएगा तो ये रहा फोन वाला ऑप्शन। जैसे मैं इसको ओपन करता हूं तो यहां पे आप नंबर इस तरीके से नंबर डायल करके और आप इसमें कॉल कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। तो ये एक्चुअल पूरा का पूरा बिल्कुल एकदम फोन है, जो सारे फीचर्स इसमें पिक्सल जो गूगल पिक्सल है उसके सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ऐप बनी हुई है, मैं इसको रन करता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना डिवाइस सेलेक्ट किया हुआ है, एंड्रॉइड एसडीके बिल्ट एट x86, ये ओपन एंड्रॉइड ओपन इम्यूलेटर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, और मैं इस पे रन बटन पे क्लिक करके इसको रन करता हूं। देखिए लॉककैट के अंदर वैल्यूज आनी शुरू हुई रन के अंदर। ये अभी यहाँ पे दिखा रहा है एरर। क्या एरर दिखा रहा है, हाँ एक मिनट, पिक्सल एंड्रॉइड एसडीके फॉर
अभी देखिए रनिंग चल रही है, असेंबलिंग चलेगी, डिबगिंग, और देन इसके बाद में ये इसको रन करेगा। ये हमारे इस फोन के अंदर ही यहाँ पे रन हो जाएगी ऐप। क्या हुआ, काफी टाइम ले रहा है। एक मिनट बस पे कर देना, ठीक है। देखिए ठीक है, फ्लटर, हाँ ये देखिए, ये जो ऐप है, ये जो फ्लटर डेमो हमने यहाँ पे टाइटल डाला हुआ था, वो फ्लटर डेमो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद होम पेज का जो वो है टाइटल, वो होम पेज का टाइटल यहाँ पे हमें दिखा रहा है, फ्लटर डेमो होम पेज। और देन इसके बाद में देखिए एक ये बटन यहाँ पे दिया हुआ है, इस बटन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे काउंटिंग 1 होगी। ये क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 2 3 4 5 6 7 8, ये स्टेटफुल विजिट के थ्रू यहाँ पे पूरा पूरा कर रहा है। मैं इसको ऐप, जैसे हम ऐप को डिस्कनेक्ट करते हैं तो उसको क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया क्लोज, और हमारी ऐप जो है वो डिबग मोड से अब वापस डेवलपर मोड में आ गई है। फिर से रन करते हैं। ये मैंने फिर से क्लिक किया, और अब यह फिर से इसी सिस्टम में इंस्टॉल होगी। इंस्टॉल होने के बाद ये पूरी की पूरी रन होगी। नाउ देखिए ये हो गया, और ये आ गया, राइट। अब मैं क्या करता हूं कि इस पूरे सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करके, और देखता हूं कि किस तरीके से हमारे पास आता है। सबसे पहली चीज तो हॉट रिलोड एक ऑप्शन हम लोगों को देखना है कि हॉट रिलोड मतलब कि जैसे जैसे हम इसमें चेंजेस करते जाएं, हमें हर बार इसको रन करने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है हॉट रिलोड का। तो जैसे मैं चेंज करता हूं, देखो यहाँ पे टाइटल, मेटेरियल ऐप का टाइटल हमने डाला हुआ है, ये फ्लटर डेमो है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ टेक्स्ट को, और टेक्स्ट को डिलीट करके मैं यहाँ पे डालता हूँ वेलकम। एंड अब मैं क्या करता हूँ, इसको हॉट रिलोड करता हूँ। तो हॉट रिलोड से क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग ऐप है वो दोबारा इंस्टॉल नहीं होगी, बस उसके अंदर जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो इमीडिएटली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। देखिए जैसे मैंने हॉट रिलोड किया, ये आ गया वेलकम। ओके, तो जैसी चीजें हमें यहाँ पे चेंज करनी हो उस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। तो स्टार्ट करते, देखो प्रोग्राम जो है ना, जो हमारा ये पूरा सिस्टम है फ्लटर का, वो पूरा क्लास बेस्ड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हम लोगों को पता है, हमको सबको पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। और एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एक बेसिक फीचर है ये कि जो भी चीज आप टाइप करते हो ना, उसका डिस्क्रिप्शन ये आपको निकाल करके, और फ्लटर के थ्रू, मतलब फ्लटर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से उसका डिस्क्रिप्शन ये आपको निकाल करके यहाँ पे दे देता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि क्या हम लोग ये फ्लटर जो रन करना है ये सिर्फ इसी से कर सकते हैं, मतलब यहीं पे कर सकते हैं? नहीं, एंड्रॉइड स्टूडियो के अलावा हम चाहें तो VS कोड के अंदर भी ये कर सकते हैं। ओके, तो VS कोड के अंदर भी हम ऐप का पूरा कोड लिख सकते हैं और उसको रन करके यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो, VS कोड, इनमें से कुछ भी यूज नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे, नोटपैड के अंदर ये पूरा कोड लिखिए, टर्मिनल पे जाइए अपने बैश में, और वहां पे डालिए कमांड, फ्लटर को रन करने की जो भी कमांड्स हैं, सारी की सारी कमांड्स आप डालेंगे, वो डायरेक्टली वहां पे रन हो जाएगा, ठीक है। फ्लटर इंस्टॉल करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, और ये पूरा सिस्टम तैयार करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्लटर डॉक्टर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल के अंदर ना एक कमांड लिखते हैं, फ्लटर डॉक्टर। ओके, फ्लटर कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि ये जो है इसका पाथ मुझे सेटअप करना पड़ेगा। एक सेकेंड रुको, मैं बताता हूँ पाथ इसका। एक्सपोर्ट पाथ, मैं यहाँ पे पाथ सेलेक्ट कर देता हूँ,
ठीक है, अब मैं रन करता हूँ फ्लटर डॉक्टर। तो ये कमांड क्या करती है कि डायग्नोस करती है। डायग्नोस क्या कि आपके फ्लटर जो एप्लीकेशन डला हुआ है उसके अंदर कोई कमी है या किसी चीज की कोई इशू है या नहीं। अगर नहीं है तो आपका प्रोग्राम पूरी तरीके से रन होगा, आपका मतलब सिस्टम पूरा का पूरा सही तरीके से वर्क करेगा। अदरवाइज वो एरर दिखा देगा, जहां पे भी कोई प्रॉब्लम होगी वो वहां पे शो कर देगा। देखिए फ्लटर डॉक्टर में रन करता हूं, अब देखिए इसने चेक किया फ्लटर चैनल स्टेबल, ठीक है, फ्लटर का आपका स्टेबल चैनल है। देन एंड्रॉइड लाइसेंसेस चेक करेगा, ठीक है, और लाइसेंसेस चेक करके जो भी लेटेस्ट लाइसेंस होंगे एंड्रॉइड को सिस्टम को यूज करने के लिए वो हमें यहाँ पे बता देगा। अब देखिए एंड्रॉइड स्टूडियो फ्लटर प्लगइन नॉट इंस्टॉल्ड, थिंक ओके, डार्ट प्लगइन नॉट इंस्टॉल्ड, दिस पार्ट स्पेसिफिकली हमें इंस्टॉल करना है। तो स्टूडियो के अंदर यहाँ पे ये दो एरर दिखा रहा है, फ्लटर प्लगइन नॉट इंस्टॉल्ड और डार्ट प्लगइन नॉट इंस्टॉल्ड। तो मैं क्या करूंगा, जाता हूँ सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाकर के प्लगइन्स चेक करता हूँ कौन कौन से मेरे पास इंस्टॉल्ड है। प्लगइन्स पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए फ्लटर के ऊपर एक अपडेट आया हुआ है, तो इसीलिए वो वहां पे दिखा रहा है कि आपको फ्लटर प्लगइन नॉट इंस्टॉल दिखा रहा है। तो मैं फ्लटर को अपडेट करता हूँ, ये लेटेस्ट वर्जन के साथ में अपडेट हो जाएगा और आईडी को रिस्टार्ट करने को बोल रहा है ताकि ये सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो इसमें इनकॉर्पोरेट हो सके। तो बेसिकली अभी हम इसको रिस्टार्ट नहीं करेंगे, फिलहाल मैं इसको वो करता हूँ और नॉट नाउ कर दिया मैंने। अब हम देखते हैं, देखिए हमारी क्लास को हम थोड़ा सा रीड करते हैं, ठीक है, ये मैंने चीजें हटा दी हैं। अभी यहाँ से जो भी कमेंट वाला सेक्शन था वो मैंने हटा दिया है, ये भी मैंने हटा दिया है और हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लास देखेंगे। और क्लास के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कंपोनेंट कौन कौन सी चीजें क्या क्या होती हैं, उनके नाम जानेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, ये जो बटन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये फ्लोटिंग बटन है, ये तैरता हुआ जो बटन है, ये बटन को आप क्या बोलते हैं, नाम पता है? इस बटन का क्या नाम होता है? इस बटन का नाम होता है फ्लोटिंग एक्शन बटन। मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है, FAB, इसको शॉर्ट में FAB बोलते हैं। ओके, तो देखिए एक मैंने एक क्वेश्चन आपके इंटर्नशिप में ना, इंटर्नशिप के एप्लीकेशन के टाइम पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट्स के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आप में से मुझे सिर्फ इतना बताओ कि कितने लोगों ने उसका आंसर जो है वो गूगल से कॉपी किया था या गूगल पे देखा था। क्वेश्चन देखते सबसे पहली चीज गूगल पे सर्च किया था। कितने लोगों ने सर्च किया था गूगल पे? सर मैंने किया था। हाँ सिद्धांत, और कोई अनुभव? ओके आदित्य, गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने गूगल किया, बहुत अच्छी बात है। गूगल पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या होता है स्टेटलेस एंड क्या होता है स्टेटफुल। देखो जब हम लोग स्टार्टिंग में एप्लीकेशन कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास ये एक विजेट जो है स्टेटलेस बनाता है और एक विजेट जो है स्टेटफुल बनाता है। दो तरीके के विजेट्स हमारे पास यहाँ पे बना के दिए हुए हैं इसने। फर्स्ट अगर हम स्टेटलेस विजेट की बात करें, सिर्फ और सिर्फ स्टेटलेस विजेट की बात कर रहे हैं, और ये मैंने स्टेटलेस विजेट पे आया तो देखिए यहाँ पे इन्हें दिया मटेरियल ऐप बनानी है एक, ठीक है, और उसका टाइटल होगा फ्लटर डेमो और प्राइमरी कलर स्विच ब्लू है, ठीक है। चलो आप थोड़ा सा गेम खेलते हैं, ब्लू की जगह पे हम इसमें कलर डाल के देखते हैं, रेड, ठीक है, ये मैंने रेड कलर लिया और मैंने हॉट रिलोड किया। डिफरेंस दिख रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, अभी देखते हैं ना इसमें और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। क्या कि अभी तो यहाँ पे ये ऐप बार दिख रहा है, ये जो ऊपर दिखता है ना इसे बोलते हैं ऐप बार, ठीक है। तो ये ऐप बार हटा भी सकते हैं हम लोग, इसमें अपने तरीके का ऐप बार भी बना सकते हैं, इसके अंदर बटन्स भी ऐड कर सकते हैं। ये जो देखिए फर्स्ट जो माई ऐप का जो स्टेटलेस विजेट है, ये सिर्फ और सिर्फ थीम सेलेक्ट कर रहा है। ये पूरा विजेट जो है ना थीम सेलेक्ट कर रहा है। थीम सेलेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे हम जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही सारी की सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे आती जाएंगी। अगर हम लोग चाहते हैं कोई फॉन्ट सेलेक्ट करना तो यहाँ पे फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वही फॉन्ट हमारी पूरी ऐप में थ्रू आउट द ऐप हमारे पास वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा, यूज होता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेटलेस विजेट है। इसके अंदर हम चाहे तो इसको हटा करके इसकी जगह पे कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टेटफुल विजेट की तरफ देखते हैं। स्टेटफुल विजेट के अंदर देखिए एक हमने क्लास बनाई जिसका नाम है माय होम पेज और उसको हमने एक्सटेंड किया किससे? स्टेटफुल विजेट से। मतलब कि ये पूरा एक स्टेटफुल विजेट हम लोग बना रहे हैं और इसके अंदर हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया होम पेज और उसके अंदर की पास किया दिस डॉट टाइटल। मतलब ऊपर से जो देखो जो टाइटल आ रहा है,
ये जो टाइटल है, ये यहाँ पे माय होम पेज फंक्शन कॉल किया हमने, तो माय होम पेज जैसे हमने फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब सॉरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो इमीडिएटली क्या हुआ, टाइटल हमने यहाँ से नीचे पास ऑन कर दिया, यहाँ पे इस पॉइंट पे टाइटल पास ऑन हो गया। अब हमने क्या किया कि हमने इसको फाइनल स्ट्रिंग टाइटल करके और ओवरराइड कर दिया, कैसे, नीचे क्रिएट स्टेट वाले फंक्शन को कॉल करके और माय होम पेज स्टेट के साथ में। तो यहाँ पे एक और फ्रेश ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर ये ऊपर से यहाँ पे आया, तो बेसिकली ऐप हमारी यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो ये जो बिल्ड है ये हमारी ऐप बिल्ड करता है, मतलब ये हमारी स्क्रीन बिल्ड करता है, जो सामने हमें स्क्रीन दिखाई दे रही है वो स्क्रीन बिल्ड करता है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ऐप बार हमने लिया हुआ है विजेट डॉट टाइटल, जो भी टाइटल हमारा ऊपर से आ रहा है, ऊपर से मतलब कि यहां से मूव किया था टाइटल, ये टाइटल हमारा मूव करके कहां गया, माय होम पेज में। माय होम पेज में मतलब इस पॉइंट पे आ गया। यहां से हमने फिर से जैसे नीचे वाला क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये टाइटल मूव करके नीचे चला गया और नीचे जाके यहाँ पे विजेट के साथ में आ गया। तो ऊपर से जो टाइटल आ रहा है, मैं चाहूं तो उसको हटा देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूं, दिस इज माय ऐप, और इसको हॉट रिलोड करता हूं, दिस इज माय ऐप। ठीक है, ऊपर से जो टाइटल आ रहे हैं वो पूरा लिंक ही खत्म कर दिया हमने, हमें जरूरत ही नहीं है उस लिंक की। ठीक है, तो वो लिंक खत्म कर दिया, मैंने रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए बताया सिर्फ। अब देखिए बॉडी है, हमने क्या किया, रिटर्न किया क्या, स्कैपफोल्ड। स्कैपफोल्ड क्या होता है, ये जो पूरा एरिया स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक है, ऊपर का ये जो क्या बोलते हैं, इसके अंदर नोटिफिकेशन पैनल को छोड़ दो और नीचे जो ये है जो नेविगेशन पैनल है इसको छोड़ दो, तो बीच में जो ऐप का जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया जो है इसको बोलते हैं हम स्कैपफोल्ड। अब स्कैपफोल्ड के अंदर हमने एक ऐप बनाई और ऐप बार बनाया, ऐप बार ये आ गया रेड कलर का जो भी पार्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऐप बार नहीं चाहिए तो क्या करो, इसको पूरे को डिलीट कर दो और आपकी ऐप बार गायब हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास दो तरीके के इंटरफेस होते हैं ना, अलग अलग तरीके के इंटरफेस आते हैं, जिसमें किसी में ऐप बार होती है, किसी में ऐप बार नहीं होती। तो वो ऐप बार यहाँ पे हमने लगाया और हटाया, जो जैसे हमें चाहते हैं हम उस तरीके से कर सकते हैं। सेंटर, चाइल्ड के अंदर हमने लिया कॉलम। देखो हर विजेट का एक चाइल्ड बनते हैं, तो बॉडी का एक सेंटर का चाइल्ड आ गया कॉलम मतलब जैसे रोज एंड कॉलम होती है, और इसके अंदर हमने मैक्सिमम अलाइनमेंट सेंटर ये हमने डिफाइन किया हुआ है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो उसको हटा भी सकते हैं। हटाने के बाद आउटपुट जो है ना, जो ये सेंटर में लिखा हुआ आ रहा है 0 1 2 3 जो सेंटर में आ रहा है ना, ये हमारा सेंटर में नहीं आएगा, फिर हमारा चेंज हो जाएगा। कैसे, मैक्सिमम अलाइन सेंटर जो है ना इसको हटा दो। अब देखो ये मैंने इसको रिलोड किया, ये ऊपर पहुंच गया, सबसे ऊपर टॉप से बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया, इसीलिए हमने इसको सेंटर में रखा हुआ ताकि ये हमें दिखाई देता रहे। तो मैं यहां से सेंटर में कर देता हूं, ऐप बार लगा दिया मैंने और मैक्सिमम अलाइन सेंटर, ये आ गया। अब देखिए यू हैव पुश द बटन दिस मेनी टाइम्स, जो बीच में सेंटर में टेक्स्ट है वो टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, और इसके बाद में आ गया हैशटैग काउंटर, देन स्टाइल, और हमारी हेडलाइन 4 टाइप का ये काउंटर दिखा रहा है। और काउंटर की वैल्यू कहां से आ रही है, काउंटर की वैल्यू इस बटन से आ रही है। तो देखो फ्लोटिंग एक्शन बटन मैंने आप लोगों को बताया था, फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर हमने एक एक्शन डिफाइन किया, ऑन प्रेस क्या होगा, इंक्रीमेंट काउंटर कॉल होगा। तो ऑन प्रेस मतलब इस बटन को प्रेस करते टाइम हम लोग इंक्रीमेंट काउंटर को कॉल कर रहे हैं, तो ऊपर जाते हैं, इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन ये रहा, और इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन क्या कर रहा है, स्टेट सेट कर रहा है काउंटर प्लस प्लस में। ठीक है, स्टेट के अंदर काउंटर प्लस प्लस सेट कर रहा है। तो स्टेट अभी प्रेजेंट स्टेट क्या है, प्रेजेंट स्टेट है कि काउंटर के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, काउंटर की वैल्यू लिखी हुई है। काउंटर की वैल्यू अभी क्या है, इनिशियल वैल्यू जो है वो काउंटर की वैल्यू हमने क्या दी थी, 0, तो इसलिए इनिशियल काउंटर की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही थी। और जैसे ही हम लोग बटन पे प्रेस करते हैं तो स्टेट हमारी पास चेंज हो रही है, सेट स्टेट फंक्शन के थ्रू काउंटर प्लस प्लस हो रहा है, तो 0 + 1 = 1, फिर 1 प्लस किया, फिर 1 प्लस किया तो 3 आ गया। नेक्स्ट अगेन जैसे हम +1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 6 7 8 इस तरीके से हमारे पास ये हो रहा है। तो ऐसे हम लोग इसके अंदर एक छोटा फंक्शन यहाँ पे बना रखा है इन्होंने इंक्रीमेंट काउंटर के नाम का, और इसको ऑन प्रेस वाले इवेंट पे कॉल कर दिया है। टूल टिप इसमें दी हुई है, टूल टिप के अंदर इंक्रीमेंट है, जैसे इसके ऊपर हम लोग अपना माउस या टच करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे इंक्रीमेंट आएगा, और इसके बाद में आइकन, यहाँ पे आइकन्स डॉट ऐड लिया हुआ है, इसकी जगह पे तुम चाहो तो माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, माइनस का हाइफन देखना पड़ेगा, इसमें माइनस होता है नहीं होता। सर माइनस एक बार टाइप करके देखो। माइनस में नहीं, क्योंकि डालो SUB सब्ट्रैक्ट में नहीं,
सब्ट्रैक्ट भी नहीं है, क्योंकि कुछ सिंबल हैं जो हमें एक्सटर्नली लेने पड़ते हैं। ठीक है, अगर होम देखूं आइकन्स डॉट होम है तो होम देखते हैं, होम लगाएंगे तो देखो यहाँ पे प्लस की जगह पे होम बटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक है। अब देखो इशू क्या है, मेन चीज है कि जब हम लोग ऐप बनाते हैं ना तो हमें सबसे पहली चीज देखनी होती है कि उसको इमेजिन करना होता है कि हमारी ऐप जो है ना वो काम किस तरीके से करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने फोन में कोई भी ऐप ओपन कर लो, ठीक है, अगर आप ओपन करते हो पेटीएम तो सबसे पहले पेटीएम की एक स्क्रीन आती है जिसपे पेटीएम का नाम लिखा होता है, उसके नीचे लिखा होता है सील ऑफ ट्रस्ट। याद है किसी को नॉलेज है इस चीज की? बताओ। या फिर पेटीएम नहीं तो कोई एक ऐप जो सबके पास कॉमन हो वो होगी कौन सी, इंस्टाग्राम। लेकिन इंस्टाग्राम पे वो स्क्रीन नहीं आती। फेसबुक पे देखिए जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं फर्स्ट में एक ब्लू कलर की स्क्रीन आती है, इस पे व्हाइट कलर में फेसबुक लिखा होता है। ठीक है, हाँ, तो उस स्क्रीन को हम बोलते क्या है, कुछ पता है? नाम पता है उस स्क्रीन का? स्पेसिफिकली उस स्क्रीन का क्या नाम होता है? उस स्क्रीन को हम बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, हमेशा याद रखना उस स्क्रीन को बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। तो हम क्या कहते हैं, हम इमेजिन करते हैं, इमेजिन क्या करते हैं कि भाई हमारी ऐप जो बनेगी ना उसमें क्या होगा कि सबसे पहले एक स्प्लैश स्क्रीन आएगी, उस पर हमारा लोगो होगा, हमारी ऐप का लोगो होगा, या उसके बारे में एक छोटा सिंगल लाइन डिस्क्रिप्शन होगा। और जैसे ही वो ऐप होगी तो 3 सेकंड के बाद में वो क्या होगा, वो नेविगेट हो जाएगा और होम पेज पे आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूं मैं एक ना यूआई आप लोगों को दिखाता हूं। ठीक है, मैं आप लोगों को यूआई दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा इसके अंदर कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। मैं अभी एक्सटी में खोलता हूं। एडोबी एक्सटी में अंदर ओपन करके मैं आप लोगों को स्क्रीन दिखाता हूं तो आप लोगों को पता लगेगा कि हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं। ओके, हाँ ठीक है। जस्ट मैं यहाँ से एक बार प्रेजेंटेशन स्टॉप करता हूँ, दूसरा सिस्टम से लॉग इन करता हूँ। ठीक है, ओके गाइस, इज माय स्क्रीन विजिबल? ठीक है, तो देखिए आपके सामने मैंने एक इंटरफेस खोला हुआ है एडोबी एक्सटी में। ठीक है, और ये इंटरफेस को मैं रन करके अभी आपको दिखाऊंगा। मतलब ये कम्युनिटी एक मैट्रिमोनियल ऐप है जो हम लोग बनाने वाले हैं, तो उस ऐप के रिलेटेड हम लोग यूआई डिजाइन कर रहे थे। तो इसको मैं रन करता हूं, रन करके आपको देखिए ये जो सामने स्क्रीन दिख रही है ना आपको, ये हमारी है स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, जैसे ही 3 सेकंड या 4 सेकंड हो जाएंगे, हम टाइमर सेट करेंगे इस तरीके का कि 3 या 4 सेकंड होते ही ये क्या करेगा, सीधा मूव करेगा इस स्क्रीन पे, ये होम स्क्रीन पे। देन ये आ गया हमारा साइट का नेविगेशन ड्रॉअर जिसे बोलते हैं। इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो जहां पे भी हम लोग क्लिक करेंगे उसी जगह पे हम लोग मूव कर जाएंगे। इस तरीके से हम लोग जो है ना ये इमेजिन करते हैं। ये टोटल इमेजिनेशन है, ये अभी ग्राउंड रियलिटी में कुछ नहीं है, ग्राउंड रियलिटी पे इस पे कुछ नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। हमारे डिजाइनर ने ये डिजाइन मतलब इमेजिन किया हुआ है कि हाँ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा और क्लाइंट को हम लोग यही दिखाएंगे, तो क्लाइंट इसमें हमें अपने इनपुट दे पाएगा कि हाँ ठीक है मेरे को इसमें ये पर्टिकुलर फीचर और चाहिए, यहाँ पे ये पर्टिकुलर बटन नहीं चाहिए। तो जैसे अब ये सामने आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, 4 कार्ड आपको दिख रहे होंगे। तो 4 कार्ड में क्या है कि मैं किसी भी कार्ड पे क्लिक करता हूं तो इस तरीके से पूरा स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो ये नेविगेशन है। ठीक है, ये नेविगेशन है जो हम लोग बनाने वाले। तो जब भी हम लोग अपनी ऐप को रन करेंगे तो स्टार्टिंग में हमें एक स्प्लैश स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, इसमें यहाँ पे उनका लोगो होगा और मतलब ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सिस्टम होगा। और जैसे ही स्प्लैश स्क्रीन मूव करेगी वो होम पेज पे जाएगी। होम पेज से फिर हम लोग नेविगेशन ड्रॉअर के अंदर से जाकर के और अपने ऐप के अंदर मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली सिस्टम इस तरीके का बनता है कि अगर मैं फ्लो चार्ट बोलूं, अगर मैं बोलूं कि भाई बेसिक फ्लो चार्ट जो है, ठीक है, बेसिक फ्लो चार्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारा फ्लो चार्ट किस तरीके का हमें दिखाई देता है।
वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐप का जो फ्लो है वो कैसे मूव करेगा। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ऐप का फ्लो इस तरीके से मूव करेगा कि भाई सबसे पहले तो हमारे पास ये होगा, जो होगा स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूं ताकि दिखाई दे। स्प्लैश स्क्रीन आ गया। स्प्लैश स्क्रीन के बाद में आप बताओ मेरे को क्या होना चाहिए। जैसे स्प्लैश स्क्रीन आती है उसके बाद सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? सर हमें लॉगिन कराना होगा या फिर क्रिएट एन अकाउंट वाली स्क्रीन आनी होगी। राइट, लॉगिन और रजिस्टर। ठीक है, हम लोग लेंगे लॉगिन और रजिस्टर। अब इसके अंदर ना दो चीजें हैं। दो चीजें कैसी हैं कि अगर उस पर्सन ने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो उस केस में तो उसको हम लॉगिन और रजिस्टर करने को बोलेंगे नहीं। उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे कि भाई डायरेक्ट हम उसको होम पेज पे मूव करा देंगे। तो ये आ गया होम पेज, जो हमारी होम स्क्रीन होगी हम उसको मूव करा देंगे। अगर उसने लॉगिन किया हुआ है तो हम लोग होम पे मूव कर जाएंगे। अगर उसने लॉगिन नहीं किया हुआ, जो कि हमारा सिस्टम हमें बताएगा, मतलब अपना ऐप जो है ना अपने आप डिसाइड करेगा, हम उसके अंदर ऐसे एल्गोरिथम लिखेंगे कि ऐप अपने आप बताएगा कि ये पर्सन ने लॉगिन किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर उसने लॉगिन नहीं किया हुआ तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग उसको लॉगिन और रजिस्टर करने को बोलेंगे और लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद उसको डायरेक्टली होम पे भेज देंगे। तो इस तरीके से हमारी मूवमेंट बनेगी। हमारे पास जो मूवमेंट इस तरीके की बनती है, जस्ट अ मिनट, लाइंस हम, तो यहां से यहां पे और यहां से हम लोग यहां पे मूव करेंगे। बट दोनों केसेस में क्या है कि हम लोग एट द एंड होम पे ही मूव कर जाएंगे। ठीक है, यहां से हम लोग यहां आ गए और एक मिनट, ठीक है, तो लॉगिन और रजिस्टर और डायरेक्टली होम। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग या हमारी ऐप के ऊपर डिपेंड करेगा या यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से मूव करना चाहता है। और होम के बाद में हम नेविगेशन ड्रॉ लगाएंगे और ड्रॉ के बाद में फिर हम लोग इसको हमारा ऐप जो है वो फिर काम करने लग जाएगा और उसके बाद में फिर हम लोग बैकएंड से उसको कनेक्ट करके डेटा फैच करेंगे। तो मैं वापस आता हूं अपने डेवलपमेंट वाले पीसी पे। सर हाँ जी बताइए। सर जो हम ऐप बनाएंगे हाँ। बैंकिंग वाली, सर उसका डिजाइन जो अभी आपने दिखाए थे एक्सटी पे, वो हमें मिलेंगे या फिर वो भी हमें बनाने पड़ेंगे? नहीं, देखिए डिजाइन्स तो आपको वैसे तो मिलेंगे, ठीक है, 80% डिजाइन्स आपको मिलेंगे और 80% का मेरा मतलब है कि मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा और आपको थोड़ा सा इमेजिन ये भी करना होगा कि इसके अंदर और बेटर फीचर क्या हो सकता है। ठीक है, ताकि आप लोग उसके अंदर अपना इनपुट भी दे सकें, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर ऑलरेडी डिजाइन जो इनपुट होंगे उसके अंदर अगर आप करोगे तो आपको फिर क्या बोलते हैं एडोबी एक्सडी का या डिजाइनिंग के बारे में कुछ पता नहीं लग पाएगा। यस सर। ठीक है, तो इसलिए आपका डबल बेनिफिट हो जाएगा कि उसके अंदर 80% आपको डिजाइन करके मिलेगा और बाकी 20% जो है वो आप उसके अंदर अपने आप अपने फीचर्स उसके अंदर डाल सकते हैं। जो आइकन और आइकन इमेजेस इन सबसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सर ये जो आइकन्स और जो इमेजेस और ये फॉन्ट साइज और मतलब फॉन्ट वगैरह ये सब तो हमें मिलेंगे? सब मिलेगा, सब ऑलरेडी तुम लोगों को मिलेगा तुम्हारे टास्क के अंदर, ठीक है, मेंशन किया होगा। ओके, सो मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगी। ठीक है, मैं वापस आ गया अपने डेवलपमेंट पीसी पे। तो मैंने बोला कि भाई हमें सबसे पहले क्या बनाना है कि स्प्लैश स्क्रीन बनानी है। स्प्लैश स्क्रीन टोटली स्टैटिक होती है, उसका सिर्फ काम इतना होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है, बस, और कुछ नहीं करती। ठीक है ना, तो स्प्लैश स्क्रीन जो है वो टोटली स्टैटिक होती है। तो स्टैटिक एक स्क्रीन बनानी है, तो स्टैटिक स्क्रीन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी वाले डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, एक डायरेक्टरी फ्रेश बनाऊंगा और उस डायरेक्टरी का नाम रखूंगा न्यू के अंदर जाके यहां पे हम रखेंगे पैकेज। ठीक है, डायरेक्टरी को यहां पे पैकेज बोलते हैं, तो पैकेज मैं यहां पे रखूंगा और पैकेज के अंदर इसका नाम रखूंगा मैं स्प्लैश। इस स्प्लैश के अंदर मैं जाऊंगा और इसके अंदर मैं यहां पे एक फाइल बनाऊंगा जिसको बोलते हैं हम लोग डार्ट फाइल। ठीक है, डार्ट फाइल हम लोग यहां पे बनाएंगे और उस डार्ट फाइल का नाम हम लोग रखेंगे स्प्लैश
स्क्रीन। आप लोग यहाँ पे कैमल कन्वेंशन यूज कर सकते हैं अगर चाहे तो, स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। और ये फाइल हमारे .dart बन गई है, इसको हम लोग ऐड, ये गेट पे पूछ रहा है ऐड करना है या नहीं करना, उसको हम बाद में कर लेंगे, इसको ऐड पे वैसे डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो लाइब्रेरी के स्प्लैश फोल्डर के अंदर हमने एक स्प्लैश स्क्रीन .dart बनाई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पे एक स्टैटिक स्क्रीन बनानी है और उस स्क्रीन को रन करना है। तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। सबसे पहले क्या इंपोर्ट करना है मेरे को, पैकेज। जैसे हम लोग हेडर फाइल्स इंक्लूड करते थे वैसे ही यहाँ पे हम लोग पैकेज इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो पैकेज इंक्लूड करने के लिए हम लोग कौन कौन से पैकेज इंक्लूड करेंगे वो डिपेंड करेगा किस पे, कि हमें किस किस चीज की जरूरत है। वही जैसे हेडर फाइल वाला कंसेप्ट होता है जो C++ में हम लोग हेडर फाइल जैसे इंक्लूड करते हैं वैसे ही। तो मैंने यहाँ पे लिया। अच्छा मुझे ये बताओ, टेक्स्ट तो आप लोगों को दिख रहा है ना, कलर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नहीं तो मैं इसको जो डार्क मोड है ना, इसको चेंज कर दूं डार्क मोड को, अगर आप लोगों को कंफर्टेबल नहीं। सर सही है, वो टेक्स्ट का थोड़ा ना सर साइज इंक्रीज कर दो। ओके तो वो तो फिर एक मिनट रुको, अपीयरेंस में से मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एडिटर, जनरल, फ़ॉन्ट एंड फ़ॉन्ट साइज 20 कर दूं, 20 ज़्यादा बड़ा होगा, 18। ठीक है, यस सर नाउ ओके ठीक है। तो इंपोर्ट पैकेज करते हैं हम क्या, फ्लटर का, ठीक है। फ्लटर स्लैश मटेरियल एक लेंगे हम, देखो material.dart है यहाँ पे, मटेरियल ले लिया, ठीक है। और सेमीकोलन लगा के इसको फाइल को हमने खोल दिया। नेक्स्ट इंपोर्ट एंड पैकेज। अब हम कौन सा पैकेज लेंगे, फ्लटर का ही हमें लेना है। फ्लटर का हम लेंगे पैकेज विजेट, विजेट्स TUVW विजेट.dart, ठीक है। ये दो पैकेज हम लोगों ने ले लिए। अभी आगे अगर हमें कोई पैकेज चाहिए होगा तो वो हम ले लेंगे। HTTP की अभी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो इसलिए उसकी हम वो पैकेज हम इंक्लूड नहीं करेंगे अभी फिलहाल। बाकी इसके अंदर एक ऑटोमेटिक फीचर भी होता है कि जो आप पैकेज इंपोर्ट करना चाहते हैं ना, ये ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा जब आप फंक्शन यूज कर लोगे, तो वो वाला, ठीक है। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास स्प्लैश, ठीक है। माई स्प्लैश नाम रखते हैं हम इसका, माई स्प्लैश। और माई स्प्लैश जो क्लास होगी वो एक्सटेंड करेगी किसको, स्टेटलेस विजेट को, ठीक है। तो स्टेटलेस की स्पेलिंग S कैपिटल लेगा, स्टेटलेस विजेट, स्टेटलेस विजेट लिया और इस क्लास को हमने तैयार कर दिया। ये हमारे तैयार हो गया। अब देखिए माई स्प्लैश के अंदर ये एरर दिखा रहा है, क्या एरर दिखा रहा है कि मिसिंग कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ विजेट बिल्ड, ठीक है। आपको ये बोलता है कि ऑटोमेटिक क्रिएट करना है, तो ये जैसे आप मिसिंग ओवरराइड पे क्लिक करेंगे तो देखो ये बिल्ड अपने आप यहाँ पे तैयार कर देगा। ओके, ये थ्रो अनइम्प्लीमेंटेड एरर जो है ये हम हटा देते हैं और यहाँ पे अपना हम लोग बिल्ड करना शुरू करेंगे, जैसा कि वहां पे बिल्ड किया था। देखो जो मेन के अंदर इन्होंने दिया था, तो बिल्डिंग किस तरीके से करी थी हमने, यहाँ पे बिल्ड करते टाइम हम लोग देख रहे थे माई ऐप एक्सटेंड स्टेटलेस विजेट, और बिल्ड के अंदर हमने रिटर्न मटेरियल ऐप किया था और उसके अंदर फिर हम लोगों ने सेटिंग डाली थी। यहाँ पे भी हम लोग रिटर्न करेंगे क्या, स्कैफोल्ड, ठीक है जी। स्कैफोल्ड हम लोग रिटर्न करेंगे और स्कैफोल्ड के अंदर, स्कैफोल्ड क्योंकि एक फंक्शन है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी ये पैरेंथेसिस नहीं, स्कैफोल्ड इज अ फंक्शन। तो स्कैफोल्ड फंक्शन लिया और स्कैफोल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग अपना प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि लास्ट में फंक्शन की कॉलिंग के लास्ट में, इस स्टेटमेंट के लास्ट में हमें सेमीकोलन लगाना है, तो सेमीकोलन हम लोग हाथों हाथ लगा देंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो भी चीज बनाएंगे वो एज इट इज यहाँ पर स्क्रीन तैयार होती जाएगी। देखो बॉडी बनाते हैं हम सबसे पहले। बॉडी के अंदर हम लोग लेते हैं क्या, हमें बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि बॉडी के अंदर सेंटर ले लेते हैं टैग, सेंटर, और सेंटर एक और फंक्शन है अपने आप में अंदर, ठीक है। अब सेंटर के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे चाहिए क्या, इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर एक स्क्रीन पे, पहले बैकग्राउंड कलर से पहले हम लोग स्प्लैश स्क्रीन का नॉर्मल एक टेक्स्ट देकर देखते हैं। सेंटर में लगाएंगे हम लोग चाइल्ड में लगाएंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम लोग लिखेंगे अपना टेक्स्ट, वेलकम, या IBS ले लो, सिर्फ सिंपल IBS, ठीक है।
और टेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये हमारा तैयार हो गया। हमने कुछ नहीं किया इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ इतना काम किया है। इसके अंदर हमने क्या किया कि स्कैफोल्ड बनाया। स्कैफोल्ड आपका मेन एरिया होता है, उसके अंदर बॉडी ली, उस स्कैफोल्ड की हमने बॉडी डिफाइन की और उसके बाद में उसके अंदर सेंटर हमने डाला और सेंटर के बाद में उसमें चाइल्ड डाल दिया। ठीक है, अब इशू क्या है? इशू ये है कि चाहे हम अपने ऐप को कितना ही रन कर लें, पर हमारी मेन डॉट डाट फाइल है वो ही रन होगी, स्प्लैश स्क्रीन रन ही नहीं होगी। क्यों रन नहीं होगी? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने इसके अंदर वो सेटिंग नहीं की है। ठीक है, एक मिनट, बिल्ड का क्लोज नहीं लगा ना, बिल्ड का क्लोज लगा दो। अब तो कोई एरर नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये हमने डिफाइन नहीं किया अब तक कि भाई हमारी जो ऐप है ये इस पॉइंट से रन होनी चाहिए, हमारा मेन जो प्रोग्राम है वो ये होना चाहिए। मेन प्रोग्राम रन करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉइड मेन जो है ना, इस वॉइड मेन को हमने रन ऐप माई ऐप लिखा है ना, माई ऐप मतलब ये क्लास हम कॉल कर रहे हैं, तो ये ऐप की जगह पे हम क्या करेंगे, स्प्लैश स्क्रीन वाली ऐप को, स्प्लैश स्क्रीन वाली क्लास को कॉल कर देंगे। ठीक है, तो स्प्लैश स्क्रीन वाली ऐप का नाम क्या रखा है हमने, उसका क्लास का माई स्प्लैश रखा है। इसी को कॉपी कर लेते हैं और मेन डॉट डार्ट में आकर के यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और माई स्प्लैश को देखो, ये अभी बोलेगा कि एक लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करनी, क्योंकि वो वाली लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। वो स्प्लैश इंपोर्ट हो गया और इंपोर्ट होने के बाद अब मैं इसे क्या करता हूँ, स्टॉप करके दोबारा रन करता हूँ ताकि ये दोबारा इंस्टॉल हो। फ्रेश इंस्टॉलेशन के बाद में हमारे पास पूरा पूरा रन हो सके। सो लेट्स सी, नो देखो एरर है क्या है, मीन जस्ट अ मिनट, इसमें टाइप एक्सटेंशन, हाँ, मीडिया क्वेरी ऑफ कॉल्ड विद डज नॉट कंटेन अ मीडिया क्वेरी। ओके, मीडिया क्वेरी के अंदर एरर आ रहा है ना, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन एडिट करके डॉट एंट्री पॉइंट में नॉट डॉट में, हाँ ठीक है, ठीक है। तो एडमिन को उठा करके यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, स्प्लैश स्क्रीन डॉट lib स्लैश स्प्लैश फोल्डर एंड डायरेक्टरी स्प्लैश स्क्रीन स्प्लैश स्लैश। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके क्या वही एरर दिखा रहा है या नहीं। मीडिया क्वेरी का एरर क्यों है? मीडिया क्वेरी एरर है ना, मीडिया क्वेरी ऑफ, ओके, मीडिया क्वेरी मीडिया क्वेरी, एक सेकेंड, मेरे को ये रिस्टार्ट करना पड़ेगा लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो मेरे को ये सिस्टम जो है ना एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वो फ्लटर की अपडेट की थी ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी हमारा सिस्टम मतलब जो हमारा प्रोसेस है वो बिल्कुल यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अल्टीमेटली क्या है कि वॉइड मेन से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम स्टार्ट होता है। C++ के अंदर भी हम लोग वॉइड मेन से स्टार्ट करते थे। ठीक है, तो वॉइड मेन फंक्शन हमारा जिस डायरेक्टरी में होगा, जिस ऐप फाइल के अंदर होगा, वही फाइल हम यहाँ पे मेन डॉट डार्ट के अंदर अपने सेटअप कर देंगे। अदरवाइज हमें सेटअप करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेन डॉट डार्ट के अंदर ये सिस्टम ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हमें यहाँ क्या करना है कि ये मेन डॉट डार्ट को हम चाहे तो इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करके इसको डिलीट करके अपना यहाँ पे फंक्शन लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने स्प्लैश स्क्रीन के अंदर लिखा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब इसके अंदर कलर देखना है आप लोगों को, कलर कैसे करेंगे तो बताइए, आप में से कोई कुछ आइडिया दे सकता है कि कलर हम लोग कैसे रखेंगे इसके अंदर?
कि मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड में मेरे पास एक कलर आए, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं? ओके, माय पे वापस आ गए ना। हाँ ठीक है, मेन डॉट डॉट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन लाइब्रेरी, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें इसमें बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम लोग क्या करेंगे? बैकग्राउंड कलर देना है, यहाँ पे व्हाइट आ रहा है ना ये, तो इसको बैकग्राउंड कलर अगर देना चाहते हैं हम लोग, तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम लोग क्या करेंगे? अपने मेन डॉट डार्ट में देखते हैं, जहां पे हमारे पास ये बटन पड़ा लगा हुआ है, ठीक है, इसी जगह पे देखते हैं। देखो सेंटर है, सेंटर के अंदर हमने चाइल्ड लिया कॉलम, और बॉडी के अंदर हम लोगों ने डिफाइन किया है बॉडी, तो बॉडी के अंदर हम लोगों ने सेंटर डिफाइन किया हुआ है, और इसके अंदर एट्रीब्यूट्स भी डाल सकते हैं। तो एट्रीब्यूट्स देखने, तो एट्रीब्यूट्स इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं वो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्कैफोल्ड को कहां पे सर्च करेंगे? flutter.dev में, ठीक है। flutter.dev के डॉक्यूमेंट्स में हम जाएंगे, और डॉक्स के अंदर हम लोग करेंगे क्या? यहां पे स्कैफोल्ड सर्च करेंगे, ठीक है। स्कैफोल्ड के अंदर हमारे पास स्नैक बार और ड्रॉ टू स्क्रीन आ गया, स्कैफोल्ड मैसेंजर आ गया। एक मिनट, इसके अंदर स्कैफोल्ड की डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं दी होगी ना, रिसोर्सेज में होगी, फिर डार्ट रिसोर्सेज में। अच्छा ठीक है, उसकी मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा अभी आपको उसका, स्कैफोल्ड से आके, जहां से आप ये इसका पूरा सिस्टम देख सकते हैं कि कैसे ये पूरी डिस्क्रिप्शन है कि स्कैफोल्ड के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज करने से क्या क्या होता है। तो ये हमारे पास अभी चल रहा था, ऐप बार हमने यहाँ से रिमूव किया हुआ था। हम लोग इसी के अंदर देखते हैं कि ऐप बार के साथ में एक और एट्रीब्यूट देखते हैं। ये बॉडी एट्रीब्यूट हमने यूज किया था, एक और एट्रीब्यूट मैं लगाता हूं, उसका नाम है ड्रॉर, ठीक है। और ड्रॉअर के अंदर जो भी हम यहाँ पे सिस्टम बनाना चाहते हैं ड्रॉअर के अंदर, तो वो सिस्टम हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सेंटर में लेता हूं, और सेंटर फंक्शन के अंदर मैं एक ड्रॉअर वाली लिस्ट बनाता हूं। तो लिस्ट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं फिलहाल नॉर्मल एक टेक्स्ट लिखता हूं, ठीक है, चाइल्ड टेक्स्ट, और इसमें लिखता हूं हेलो, ठीक है। और इसको मैं करता हूं हॉट रिलोड, कोई एरर नहीं, हॉट रिलोड करता हूं। तो यहां पे ड्रॉअर हमें, देखो ये ड्रॉअर वाली कंपैटिबिलिटी यहाँ पे फंक्शन तो आ गया है, लेकिन ड्रॉअर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि ड्रॉअर जो है ना वो हमने अलग से डिफाइन नहीं किया है। कैसे डिफाइन करना है? हमें एक अलग, इसके अंदर हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे ड्रॉअर का, जैसे यहाँ स्प्लैश का डिफाइन किया है, ऐसे ही हम लोग एक लाइब्रेरी के अंदर एक और पैकेज बना लेंगे। यहाँ पे मैं एक पैकेज बना लेता हूं, और इसका नाम रखता हूं ड्रॉअर, और इस ड्रॉअर पैकेज के अंदर एक डार्ट फाइल बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं ड्रॉअर। इसको कैंसिल करते हैं, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे? सपोज मैं इसको ना स्प्लैश स्क्रीन को कॉपी कर देता हूं, चलो ये वाला कोड ही अगर मैं कॉपी कर देता हूं, ठीक है, ये पूरा कोड मैं वहां पे कॉपी कर देता हूं, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, ये मैंने कॉपी किया। इसका माय स्प्लैश की जगह पे इसका नाम हम रख लेते हैं माय ड्रॉअर, और स्टेटस विजेट बना के इसके अंदर दिस इज अ ड्रॉअर, और इसको मैं करता हूं सेव। अभी क्या एरर है, कहां पे एरर तो नहीं है, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, रिलोड नॉट परफॉर्म, क्यों? क्योंकि इंपोर्ट एंड एक्सपेक्टेड टू फाइंड दिस क्लोजिंग केसेस रह गए हैं, एक और, हाँ ठीक है। तो ये मैंने किया, इसको रिलोड, और रिलोड करने के बाद जैसे ही मैं इसको खोलूंगा तो देखो ये हमारे पास हेलो वाला आ रहा है,
और यहाँ से जो भी मेन के अंदर मैंने डार्क में यहाँ पे टेक्स्ट ये ड्रॉअर कॉल किया था, इसकी जगह मैं क्या करूंगा, अपना ड्रॉअर कॉल कर दूंगा। ड्रॉअर वाला जो ऐप है ना, माय ड्रॉअर, वो कॉल कर दूंगा, माय ड्रॉअर। ठीक है, कॉमा लगा दूंगा इसके अंदर, और कॉमा लगाने की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। माय ड्रॉअर के बाद ये आएगा, सेमीकोलन तो नहीं आएगा, अब कहाँ आएगा रे, सेलेक्टेड टू फाइल, सेमीकोलन सेमीकोलन ड्रॉअर। एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, यहाँ से हटेगा ना, ये लगेगा यहाँ पे। मैंने रीलोड किया। अभी यहाँ पे हमें ड्रॉअर वाला जो देखो दिख रहा है, तो नेविगेशन वाला जो ड्रॉअर है वो हमारा यहाँ पे आ गया है। अब इसको हम जैसा डिफाइन करना चाहें वैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको इतना इतना मतलब, जैसे मैं कहता हूँ कि ये पूरा खुल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि हाफ स्क्रीन पे खुले, तो मैं क्या करूंगा कि जो मैंने ड्रॉअर बनाया है उस फाइल में जाकर के ना, यहाँ पे कंटेनर एक यूज करूंगा, सेंटर के साथ में कंटेनर यूज करूंगा। वो कंटेनर की विड्थ में एक प्लेस कर दूंगा, मतलब उसके अंदर मैं एक अपर लिमिट दे दूंगा, विड्थ जो है ना वो इतनी होगी। तो उसके बाद में ये कंटेनर जो है वो उसी तरीके से काम करेगा। देखो जैसे सेंटर के अंदर, सेंटर हटा के ऊपर ही हम लोग कंटेनर लेंगे, तो बॉडी को मैं करता हूं क्या, कंटेनर, और कंटेनर के अंदर मैं डालता हूं एक चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर मैं डालता हूं सेंटर, और इस पूरे के पूरे सेक्शन को मैं उसके अंदर डाल देता हूं। ये मैंने डाल दिया यहाँ पे सेंटर। देन अब मैं क्या करता हूं, कंटेनर की विड्थ देता हूं। देखो यहाँ पे विड्थ आ जाएगा, और इसको मैंने दे दिया 50, और विड्थ देने के बाद मैंने इसको रिलोड किया, और रिलोड करने के बाद जैसे ही मैं ड्रॉअर के ऑप्शन देखूंगा, तो ड्रॉअर देखो अभी 50 क्यों नहीं खुल रहा है, एक मिनट, हाँ छोटा छोटा ही खुल रहा है, ठीक है 50 में छोटा खुल रहा है ना, थोड़ा और इसको लेते हैं 10। देखो हाँ ठीक है, तो मेन डॉट डार्ट के अंदर ये हो गया 10, स्प्लैश स्क्रीन यहाँ पे ड्रॉअर है, ठीक है। यहाँ पे मैं विड्थ एक पास ऑन करता हूँ चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड होगा इसका कंटेनर, और ये देने के बाद में हो गया क्लोज। देन इसका चाइल्ड मैंने दिया माय ड्रॉअर, और इसकी विड्थ मैंने यहाँ पे सेटअप कर दी 50, ओके। देन कॉमा लगा दिया इसको, ये हो गया, इसका कॉमा लगा दिया, ये क्लोज हो गया। अभी देखते हैं, ये देखो 50 के अंदर इतना खुल रहा है। मैं इसको देता हूँ 100, तो 100 पे देखो कितना खुलेगा ये, और बढ़ गया। मैं देता हूँ इसको 200, तो 200 पे ये इतना खुलेगा। और जो वहां पे हमने ड्रॉअर बनाया था, इसकी विड्थ हमने 10 दी हुई है कंटेनर की, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 100, ताकि ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाए। तो देखो ठीक है, और ये जो सेंटर मैंने यूज किया, अगर मैं चाहूँ तो इसको सेंटर को हटा देता हूँ, ताकि ये हमारे पास ऊपर से ही आने लग जाए। बाकी मैं पैडिंग वगैरह तुम लोगों को बताऊंगा जब, तो पैडिंग से तुम लोगों को पता लग जाएगा कि एक्चुअल पोजीशन हमें कहाँ रखनी है। जैसे अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सबसे ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे पैडिंग यूज कर सकता है, पैडिंग। और पैडिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वैसे ऑफसेट भी यूज कर सकते हैं, बट पैडिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे दे देंगे क्या, पैडिंग पैडिंग 20, एरर क्या है, फ्लिप 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 फ्लिप, अच्छा ठीक है, ये इसमें लेगा, ओके। सो हमारा टेक्स्ट अभी चल रहा है, नहीं चल रहा, चल रहा होगा, ठीक है। बॉडी कंटेनर का चाइल्ड आ गया, देन टेक्स्ट ऊपर चला गया हमारे पास वहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे सेंटर में ही रखते हैं फिलहाल। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास यहाँ पे ऊपर हमें ना, जो हमारे पास यूजुअली ऐप के अंदर हम लोग बार देखते हैं, वो जो जिसे हैमबर्गर आइकन बोलते हैं, वो हैमबर्गर आइकन हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर हम अपने मेन में वापस जाएं, तो हमने ऐप बार हमने हटा दिया था ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऐप बार ऐड कर दें फिर दोबारे, तो अभी देखो ऐप बार में लगाता हूँ, ठीक है,
ऐप बार, टाइटल, टेक्स्ट, इसके मैं डालता हूँ और ये मैं करता हूँ रिफ्रेश। आप देखो ये दिख रहा है आपको नेविगेशन बटन, नेविगेशन बार का ड्रॉअर का बटन दिख रहा होगा नेविगेशन बटन। तो इस पे नेविगेशन बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो हमारे पास यहाँ पे पूरा वो पूरा ड्रॉअर खुल जाएगा। ये इसमें इसलिए मतलब थोड़ा सा वो चल रहा है, एमुलेटर है ना, ये एक्चुअल फोन नहीं है तो इसलिए इसके अंदर थोड़ा हैंग हो रहा है। अदरवाइज तो इस पे आप क्लिक कर दो तो ये पूरा पूरा खुल जाएगा। और वैसे अगर आप ड्रैग करना चाहो तो ड्रैग भी इस तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो ये जो ड्रॉअर है ना, इसकी पोजीशन आप लोग सेट कर सकते हो कि ये यहां से ओपन होगा या फिर इस जगह से ओपन होगा। दोनों जगह से भी आप मतलब अगर चाहो तो लेफ्ट टू राइट ओपन हो सकता है, ये राइट टू लेफ्ट भी ओपन हो सकता है। तो इस तरीके से ये पूरा पूरा सेटअप होता है। तो देखो अब जैसे मैंने आप लोग इसमें बताया कि हम लोग स्प्लैश स्क्रीन एक डिजाइन करते हैं। स्प्लैश स्क्रीन के बाद में हम लोग फिर यहाँ पे डिजाइन करते हैं ये अपना होम पेज। होम पेज पे डेफिनेटली हम लोग नेविगेशन बार के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ये पूरा पूरा ड्रॉअर सेटअप करते हैं। इसके अंदर हमारे सारे के सारे पेजेस होंगे, जो जो एक्टिविटीज है ना वो सारी एक्टिविटीज के लिंक होंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे उसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में हम मूव कर जाएंगे। फ्लोटिंग एक्शन बटन है, अगर आप हटाना चाहते हो तो फ्लोटिंग एक्शन बटन यहां से हटा सकते हो। अगर आपको मतलब क्योंकि ये भी स्पेसिफिक होता है कि किसी किसी चीज में ये यूज होता है, तो फ्लोटिंग एक्शन बटन की पोजीशन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। पोजीशन कैसे चेंज करेंगे, पोजीशन में देखो, पोजीशन एट्रीब्यूट है क्या इसका, टूल टिप हो गया, चाइल्ड हो गया, टेक्स्ट हीरो टेक्स्ट हो गया, एक मिनट एलिवेशन आ गया, स्प्लैश कलर। ओके ठीक है, मैं इसका एट्रीब्यूट बताऊंगा आपको, जो भी एट्रीब्यूट होगा इसके फ्लोटिंग एक्शन बटन के लिए। ठीक है, अब बेसिकली आप देखिए कि इसके अंदर आपको flutter.dev में जा रहे हैं हम लोग। flutter.dev के अंदर डॉक्स के अंदर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको ना पूरी पूरी चीजें और सैंपल कुकबुक्स, कुछ सैंपल्स भी मिल जाएंगे और पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो जो आपको टास्क मिलने वाला है बेसिकली वो टास्क आप लोग कैसे पूरा करेंगे वो आप लोग यहाँ से देख करके इस डॉक्यूमेंटेशन से देख करके पूरा करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे हम लोग जो है ना, हम लोग ये पूरी चीजें डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं, मतलब ऑलरेडी बनाई हुई होती हैं, हम चाहे तो उनको एज अ थर्ड पार्टी डाउनलोड करें और डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इनको यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक बोलता हूं कि हमें एक ऐप बनानी है। वो ऐप कैसी होगी, वो ऐप होगी कि एक उसका बारकोड देखे, एक बारकोड देखे, बारकोड स्कैन करें और उस बारकोड से आपको ये बता दें कि वो बारकोड मतलब वो जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट है, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसी ऐप के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, क्या क्या कंपोनेंट चाहिए होंगे, आप में से कोई बता सकता है मेरे को। हमें एक ऐसी ऐप बनानी है जिसके अंदर हम लोग बारकोड स्कैन करें अपने फोन से और बारकोड स्कैन करके हम लोग ये बता सकें कि वो प्रोडक्ट इंडिया का बना हुआ है या नहीं बना हुआ। आप में से कोई सर जो इंफॉर्मेशन है हमारे प्रोडक्ट की वो क्या बारकोड के अंदर स्टोर्ड है? वो इंफॉर्मेशन बारकोड के अंदर स्टोर नहीं है। नहीं है? हाँ। तो सर कहीं तो इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर होंगी। हाँ देखिए, मैं आपको बहुत एक बेसिक सा हिंट बताता हूँ। क्वेश्चन रिपीट करना सर। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ। सिद्धांत, क्वेश्चन ये है कि हमें एक ऐसी ऐप बनानी है जिसमें हम लोग अपने फोन से कैमरा ऑन करें तो उस किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो, उसका बारकोड स्कैन करें और स्कैन करने के बाद हम ये बता सकें कि वो प्रोडक्ट इंडिया में बना है या नहीं बना। ठीक है सर। ठीक है, तो कैसे बनेगा उसके लिए देखो बहुत सिंपल सा चीज है कि जो इंडिया में बनते हैं ना प्रोडक्ट, उनके बारकोड जो है वो 89 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर हुआ, इन चीज समझ में आ रही है? जो भी प्रोडक्ट इंडिया में बना होगा उसका बारकोड 89 से स्टार्ट होगा। तो हमें क्या करना है, बारकोड स्कैन करना है और जो भी नंबर होगा ना उस नंबर में से फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स को देखना है वो 89 है या नहीं है। अगर वो 89 है तो वो इंडिया में बना हुआ है और अगर नहीं है तो वो इंडिया में नहीं बना हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐप ओपन करता हूं, मैंने ये ट्रायल के लिए एक ऐप बनाई हुई है।
ठीक है, वही मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूं। ओपन आईपीआई, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंडियन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो इसको लोड, प्रोजेक्ट को लोड होने देते हैं। बेसिक जो मूव है मेरा जो मोटिव है ना, वो आपको ये बताने का है कि हमारे पास ऑलरेडी जो पैकेज अवेलेबल होते हैं तो उनको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूं। प्रोजेक्ट, ओके, ये ओपन हो गया। अब देखिए मैं इसके अंदर आईपीआई ओपन करता हूं और यहाँ पे मैं जाता हूं लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी में मेन डॉट डार्ट, सिर्फ एक स्क्रीन की ऐप है, ये ऐप मैंने बनाई हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो मैंने क्या किया है, इसके अंदर ये हमारे पास मटेरियल ऐप बनी हुई है, तो थीम डेटा हमने डाला हुआ है, स्टेट है, और उस स्टेट के अंदर हमने क्या किया, एक पूरा सिस्टम इस तरीके का बनाया हुआ है, जिसमें मैं जैसे ही क्लिक करूं तो क्लिक होते ही ये स्कैन ऑन हो जाए, और स्कैन ऑन होते ही जो भी रिजल्ट आएगा ना उसको ये रीड करके, और सिंपल इफ कंडीशन लगाई हुई है, ये रही, यहां पे गेट वैल्यू आ गया, और उसके बाद में अलर्ट डाला हुआ है, और नीचे देखो तो यहां पे मैंने डाला हुआ है ये। ठीक है, इफ starting dot substring 0,2 double equals to 89, then print string dot substring 0 to 89, और on alert correct वाला फंक्शन कॉल कर दो। on alert context में आ गया टाइटल मेड इन इंडिया, go ahead and buy this product, image assets, done, otherwise not made in India, think again and be vocal for local, and done। सो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने दो पैकेज यूज किए हैं। पहला पैकेज है कौन सा, पहला पैकेज है बारकोड स्कैन। ठीक है, मेरे को पूरा का पूरा पैकेज पूरा रीराइट करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक बारकोड स्कैनिंग का पैकेज ऑलरेडी अवेलेबल है, मुझे सिर्फ उसको इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट करके उसके फंक्शन को, स्कैन फंक्शन को मैंने यहां पे यूज कर लिया। देखिए स्कैन फंक्शन ये रहा। ठीक है, इस स्कैन फंक्शन को मैंने यूज कर लिया है, उसमें जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके हिसाब से, उसके अपने हिसाब से उसको रीड कर लिया है। तो देखो pubspec.yml में ओपन करता हूं, तो मैंने यहां पे ना एक पैकेज ऐड किया हुआ है, एक बारकोड स्कैन के नाम का। ठीक है, तो बारकोड स्कैन के नाम का पैकेज मैंने ऐड किया हुआ है, और ये बारकोड स्कैन जो है इमीडिएटली क्या करता है, ये हमारे पास निकाल के दे देता है। अगर इस ऐप को आप लोगों को देखना है तो गूगल प्ले स्टोर पे ना, प्ले स्टोर पे आप जा करके, ठीक है, और यहां पे आप आईपीआई सर्च कर सकते हैं, आईपीआई से आएगा या इंडियन प्रोडक्ट से, मेरे को देखते हैं, मेरे हिसाब से आइडेंटिफाई इंडियन प्रोडक्ट, शायद मिल जाए हमारी। एक मिनट देखते हैं, अच्छा सॉरी ये तो बुक्स है ना, मैंने बताया, हाँ ये देखिए ये ऐप है, ये हमने बनाई हुई है। ठीक है, आइडेंटिफाई इंडियन प्रोडक्ट, जैसे आप ओपन करोगे तो इमीडिएटली क्या होगा, इस तरीके की स्क्रीन आएगी, क्लिक हेयर टू स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो कैमरा स्कैन स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी बारकोड को आप स्कैन कीजिए तो ये आपको बता देगा कि वो इंडिया में बना हुआ है या नहीं बना हुआ। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो मेरे को मोटिव था वो ये था कि हम लोग ये दिखाना चाहते थे कि भाई किस तरीके से हम लोग जो है ना ये पैकेजेस एक्सेस करते हैं। अब इश्यू आता है कि ये पैकेजेस का डिस्क्रिप्शन या ये पैकेजेस का नाम हमें कैसे पता लगेगा, कौन सा पैकेज कहां पे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बताइए। हाँ हाँ बताइए सर। जो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने डेटा लिया है हमारा बारकोड स्कैन होने के बाद, हाँ सर वो स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें डेटा मिलेगा कैसे कि नहीं? देखिए मैं बताता हूँ ना, फंक्शन जो हमें दिया हुआ है उसको, फंक्शन को एक बार देखो ना, जो स्कैन फंक्शन है मेन पे देखते हैं। देखिए स्कैन फंक्शन ये रहा आपके सामने, स्कैन फंक्शन है ना। जैसे ही हम लोग बारकोड वाले बटन पे, मतलब जो कैमरा वाला जो हमने फंक्शन लिया, बटन लिया हुआ है, उस पे जैसे हम लोग क्लिक कर रहे हैं स्कैन पे, तो स्कैन पे क्लिक करते क्या हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट डॉट बारकोड स्कैन डॉट रिजल्ट। तो जो बारकोड स्कैन करके जो भी रिजल्ट बनाएगा, रॉ डेटा जो लेगा वो रिजल्ट के अंदर स्टोर कर दिया। और देन उसके बाद में हमने क्या किया, गेट वैल्यू रिजल्ट डॉट रो कंटेंट टू स्ट्रिंग। ये टू स्ट्रिंग फंक्शन जो है ना, ये हमारे उस रिजल्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। यस सर। ठीक है, और देन फिर इसको हमने लेने के बाद गेट वैल्यू
कहाँ है, ये रहा। तो देखो इसके अंदर गेट वैल्यू फंक्शन को हम यूज करके यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट दो जो कैरेक्टर है सब स्ट्रिंग फंक्शन से हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि हमारे फर्स्ट दो जो कैरेक्टर हैं वो 89 है या नहीं है। अगर 89 है तो क्या हो रहा है, ऑन अलर्ट करेक्ट वाला आ रहा है, और अगर नहीं है तो ऑन अलर्ट नॉट करेक्ट वाला आ रहा है। ठीक है, तो फिर तो आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक्सटेंड कर सकते हो आप, जितना चाहो उसको एक्सटेंड कर सकते हो, अपने पास इसको ले सकते हो और यूज कर सकते हो। और इसमें क्या है कि देखो जो ये डायरेक्टरीज है ना, जो मतलब ये मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि फ्लटर के पैकेजेस हैं, ठीक है, ये फ्लटर के सारे मतलब हर तरीके का पैकेज हमारे पास फ्लटर के ऑफिशियल इस पे पड़ा हुआ है pub.dev पे, ठीक है, इस वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। आपको कोई भी पैकेज चाहिए, आपको कैमरा स्कैन चाहिए, आप सर्च करो कैमरा स्कैन, तो एक पैकेज आपको देखो हर तरीके का कैमरा स्कैन का बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ले लो, कोई भी बोलो जो मतलब आपको लगता हो कि वीडियो स्ट्रीमिंग का चाहिए, स्ट्रीमिंग, तो देखो यहां पे आ गया कैमरा ऑसम, स्ट्रीमिंग के लिए आ गया, मीडिया नोटिफिकेशन कैमरा, ठीक है। YouTube का प्लेयर फ्लटर आ गया, YouTube की डायरेक्ट वीडियो आप यहां पे चला सकते हो, ठीक है। तो साउंड स्ट्रीम, ठीक है, जितने भी आपको मेरे वो चाहिए आपको सारे के सारे पैकेजेस यहां पे अवेलेबल होंगे। बस आप लोगों को एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग ऐप मतलब कंपनी की ऐप हो या अपनी आपकी पर्सनल ऐप हो, कोई भी ऐप बना रहे हो तो उसके अंदर जब भी आप पैकेज यूज कर रहे हो ना, तो उस पैकेज का सोर्स जरूर देख लेना, वो चाइना का या किसी और कंट्री का है, वो किस किस कंट्री का है। तो हो सकता है वो किसी डार्क वेब से इंस्पायर्ड हो, जैसे RX शेयर प्रेफरेंस मैंने खोला तो इसके अंदर देखो यहाँ पे ना मेटा डाटा मिल जाएगा इसका पूरा आपको इस पैकेज का। तो इसके अंदर यहाँ पे अपलोडर का नाम आ गया, अपलोडर का ईमेल आ गया, ठीक है। और कुछ पैकेज ऐसे होते हैं जिसके अंदर यहाँ पे आपको कंट्री का नाम भी मिलता है, ये तो मतलब इन्होंने दिया हुआ नहीं है, बट यहाँ पे कंट्री का नाम भी आपको मिल जाएगा कि कौन सी कंट्री का पैकेज है। तो क्या है कि देखो अल्टीमेटली सबके सब ना क्या करते हैं, अपना अपना डेटा, आपका डेटा इनके कोड में इस तरीके से होता है कि आप जो भी डेटा सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो वो डेटा उनके साथ में शेयर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग चाहो तो अपना पैकेज खुद का बना सकते हो और वो पैकेज यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपको पूरी पूरी क्लास अपनी तरीके से डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। और पूरी क्लास डिफाइन करने के बाद वो पैकेज आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद वो अगर मेरे को यूज करना होगा तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा उस पैकेज का रेफरेंस लूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिया इंस्टॉलिंग पे क्लिक करूंगा तो देखो डिपेंडेंसीज दिखा रहा है, मैं इसको कॉपी करूंगा और अपने pubspec.yml में डिपेंडेंसीज में यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसीज वाला सेक्शन है इसके अंदर इस पॉइंट पर आकर के मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। इसके अंदर टैब्स तो इसका बहुत मैटर करता है, इसलिए एक ही ओरिएंटेशन में सारे के सारे होने चाहिए। तो जैसे ही मैंने RX और शेयर प्रेफरेंस डाला तो इसके बाद में मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे pub.get करना पड़ेगा, इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं लिखूंगा तो ये जो है ना पूरी पूरी डिटेल वहां से फेच करके हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर देगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैं इसको अभी यहां से हटा देता हूं, ठीक है। तो pub.get करूंगा मैं, pub.get होते ही यहां पे आ जाएगा। अब एक चीज और देखो, जैसे बारकोड स्कैन 3.0.1 दिखा रहा है वर्जन, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक बार चेक करता हूँ कि बारकोड स्कैन का यही वर्जन अवेलेबल है या कोई अपडेट आया है उसके अंदर, ठीक है। बारकोड स्कैन, ठीक है, बारकोड स्कैन, बारकोड स्कैनर, बारकोड यही वाला होगा शायद, हाँ स्कैन मोड। इसके अंदर इंस्टॉलिंग में देखते हैं, बारकोड स्कैनर 1 पॉइंट नहीं, ये दूसरा है, वो वाला दूसरा था, शायद वो डिसकंटिन्यू हो गया हो, ऐसा हो सकता है कि वो वाला पैकेज इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया यहाँ से। बारकोड जनरेट ड्राइंग ऑप्शन फॉर एनी बैकएंड, स्कैन फिक्स, स्कैन स्कैनर, क्यूआर कोड स्कैनर, ठीक है, और क्यूआर कोड स्कैन, बारकोड स्कैन फोक, ओके। तो वाला पैकेज शायद डिस्कंटिन्यू हो गया या उसके बाद में कोई बहुत सारे पैकेज आ गए क्योंकि वो बहुत टाइम पहले मैंने लिया था, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, देखो मेरा कहने का मतलब ये भी है कि हमारे पास यहाँ पे ये वर्जन चल रहा है, हो सकता है ये वर्जन अपडेट हो गया हो, इसके अंदर कोई नई अपडेट आ गई हो, तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे हमारे पास pub.upgrade की एक कमांड होती है, डायरेक्ट लिखी हुई है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इन सारे के सारे पैकेजेस के वर्जन चेक करेगा कि कौन सा वर्जन है। जैसे फॉर एग्जांपल कपर्टिनो आइकन्स का 0.1.2 चल रहा है, इसका 3.0.1 है। मैं अब अपग्रेड पे क्लिक करता हूं, ये चेक करेगा, देखो ठीक है, अपग्रेड चेक करेगा कि किसी में कोई अपग्रेड तो नहीं आया, ठीक है। फिनिश विद एग्जिट कोड 0, यानी कि हमारे पास जो अपडेट होनी थी वो अपडेट हो गई, यानी कि इसके अंदर कोई अपडेट फ्रेश नहीं आ रहा है, ये ऐसे कैसे हमारे पास अवेलेबल है,
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ना एक्सटर्नल पैकेजेस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और जो एक्सटर्नल पैकेज है ना उनकी डिस्क्रिप्शन पूरी की पूरी अवेलेबल होती है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एग्जांपल भी दिया हुआ है कि किसको किस तरीके से यूज करना है, यूज सैंपल दिए हुए हैं गिटहब के अंदर ही, यहाँ पे पूरा का पूरा सैंपल बना के दिया हुआ है इन्होंने। लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर हम लोग देखेंगे तो main.dart ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी ये फाइल दिखाई दे रही है यहाँ पे कि किस तरीके से यूज करना है। दूसरी चीज है डिस्क्रिप्शन भी होता है इंस्टॉलिंग के बाद में, रीडमी के अंदर हम देख सकते हैं कि कैसे हमें इसे यूज करना है। प्लगइन फॉर फ्री फॉर स्कैनबॉट बारकोड स्कैनर, ठीक है। तो 1D 2D बारकोड को कैसे स्कैन करना है, एग्जांपल दिया हुआ है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। और इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के बाद में आप ये सारी की सारी चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो विद दिस ये पूरा का पूरा सिस्टम है हमारा जो हम लोग लेकर के चलते हैं बारकोड स्कैन के लिए, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे मतलब n नंबर ऑफ पैकेज अवेलेबल है, ठीक है। अनलिमिटेड पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल है, बस हमारे माइंड में ये रहना चाहिए कि हमें इस पर्टिकुलर चीज के लिए क्या काम करना है, ठीक।